नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम यूपी टीजीटी पीजीटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य से कुल 40 प्रश्नों को देखेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, केंद्रीय विद्यालय फिर नवोदय विद्यालय के भी होने वाले हैं एग्जाम्स। बीपीएससी की टीआरई 4 का भी एग्जाम होने वाला है, तो आशा है आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल केवल एक एग्जाम की तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत सालों बाद वैकेंसीज आती हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। आप एक साथ कई एग्जाम्स की तैयारी कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सिलेबस जो है लगभग सबका समान है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो जो अंतर है उसको अलग से पढ़ लेते हैं और जो सामान्य है उसको एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या पहला है, प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी या सिंधी? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा गुजराती। गुजराती भाषा का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाबी की, तो यह जो है पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई, और मराठी जो है महाराष्ट्री से विकसित हुई है, और सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश से विकसित हुई है। प्रश्न संख्या 2 को देखिए, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1862 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1843 ईस्वी या 1888 ईस्वी? शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया एक इतिहास ग्रंथ है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इन्होंने कुल 1003 रचनाकारों को स्थान दिया था, और यह रचना जो है कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया था, और इस रचना में इन्होंने कालक्रम का प्रयास नहीं किया था। इसी रचना में इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में विचार किया था, और उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य, या एक अन्य नाम इनका मिलता है पुंड्र, या एक और अन्य नाम मिलता है पुंड, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इनको इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 770 से माना है। इतने तथ्य याद रखिएगा, काफी हैं। प्रश्न संख्या 3 है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। मुनिजिन विजय ने कहा, राहुल सांकृत्यायन ने कहा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा? आपको बताना है यह कथन किसका है। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 4 को देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? हमीर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में या कीर्ति लता में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीर्ति लता, और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भृंग भृंगी संवाद में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 5 है, सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, यहाँ पर एक शब्द छूटा हुआ है, कछु। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? शिव जी के द्वारा, या काकभूषुंडी जी के द्वारा, या भरद्वाज ऋषि के द्वारा, या तुलसीदास की स्वयं की उक्ति है यह? शगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इसका सही उत्तर है शिव जी से। शिव पार्वती संवाद में यह कथन जो है शिव जी के द्वारा तुलसीदास जी ने कहलवाया है, और यह बालकांड की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, वल्लभाचार्य के मृत्यु के बाद किसने कहा था? यह वल्लभाचार्य नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए सूरदास, ठीक है। सूरदास की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव? सूरदास ने कहा, नंददास ने कहा, चित स्वामी ने कहा, या विठलनाथ ने कहा था? सही उत्तर है इसका विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर यह कहा था। प्रश्न संख्या 7 को देखिए,
सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रिजेश्वर शर्मा, शुक्ल जी का या हरबंसलाल शर्मा का? यह कथन किसका है? से उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हैरथ पाल की गयंद गृह गाम चारू, आखर लगाए लेत लाखन की श्यामा है। यह उक्ति किस कवि की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। मतीराम की, देव की, कुलपति मिश्र की या पद्माकर की? यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। से उत्तर है पद्माकर या पद्माकर की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 9 को देखिए, ये थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं। सावन आवन हेरि सखी, मन भावन आवन चोप विशेखी, छाए कहूँ घर आनंद जान, सम्हारी की ठौर ले भूलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग दगे, उलटी गति आपने पापनी रेखी, पौन सु जागति आगि सुनी ही, पैंट पानी ते लागति आँखी ने देखी। इस सवैया में विरहड़ी नायिका की किस मन स्थिति का चित्रण किया गया है? और इसका सही उत्तर है संकोच। संकोच की स्थिति का चित्रण किया गया है और यह पंक्ति घनानंद की है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इन पंक्तियों को याद रखिएगा, देकर पूछा जा सकता है कि यह पंक्तियां किसकी हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए, प्रिय की सुधी सी ये सरताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? हरिऔध जी की, रामनरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की या लाला भगवान दीन की? यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना है। सही उत्तर है इसका रामनरेश त्रिपाठी की यह पंक्ति है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या लीलाधर जगूड़ी? नाटक जारी है काव्य संग्रह लीलाधर जगूड़ी का है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पूछा जाता है कि किस विधा की रचना है, तो यह काव्य संग्रह है। 1962 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, निराला को, पंत को या जयशंकर प्रसाद को? आग और राग का कवि कौन कहे जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल या परती परिकथा? विश्वनाथ प्रसाद फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का पात्र है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यह व्यक्ति यानी विश्वनाथ प्रसाद यह तहसीलदार हैं और उपन्यास के प्रमुख उपन्यासों के प्रमुख पात्र जो हैं आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे के जो हम उपन्यास सेक्शन को पढ़ते हैं तो वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां से इसको याद कर लीजिए, जो प्रमुख उपन्यास है उनके प्रमुख पात्रों के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वहां से याद कीजिएगा जरूर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी या संघर्ष? सही उत्तर है ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय का उपन्यास है और इसमें बाल वया संधि, किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन इस उपन्यास में हुआ है। जयवर्धन उपन्यास जो है यह जैनेन्द्र का उपन्यास है, वहीं सन्यासी इलाचंद जोशी का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 15 को देखिए, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है, यानी कि प्रवर्तक कौन है? गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह या शिव प्रसाद सिंह? अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? से उत्तर हो जाएगा गंगा प्रसाद विमल। वहीं अगर बात करें महीप सिंह की, तो यह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद जी का है? जय पराजय, रुपया तुम्हें खा गया, कृष्णार्जुन युद्ध या करबला? इनमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद जी का है? प्रेमचंद जी ने 3 नाटकों की रचना की थी, जिसमें करबला प्रेमचंद जी का नाटक है। 1928 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इनका एक
और नाटक है संग्राम नाम से, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और एक इनका नाटक है प्रेम की वेदी नाम से। तो ये 3 नाटक इन्होंने लिखे थे। प्रश्न संख्या 17 देखिए। एक इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जय पराजय की, तो यह उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है। और रुपया तुम्हें खा गया, यह किसका नाटक है? भगवती चरण वर्मा का नाटक है। और कृष्णा अर्जुन युद्ध, यह किसका नाटक है? यह है 1918 में प्रकाशित हुआ था, माखनलाल चतुर्वेदी जी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है, बताना है आपको। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म या लालित्य मीमांसा, इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह नहीं है? सही उत्तर है इसका प्रबंध प्रभाकर। यह द्विवेदी जी का नहीं है, यह किसका है? यह है गुलाब राय द्वारा लिखा गया। ठीक है, माफ कीजिएगा, इसका है गुलाब राय का है। और कब प्रकाशित हुआ था? 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिव कुमार मिश्र या शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इस प्रश्न में 2 उत्तर देखने को मिलेंगे। जैसे कि शिव कुमार मिश्र ने भी प्रगतिवाद शीर्षक से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी थी, और शिवदान सिंह चौहान ने भी लिखी थी। तो यह दोनों आंसर इस प्रश्न का होगा। लेकिन देख लेते हैं, शिवदान सिंह चौहान ने जो प्रगतिवाद नाम से पुस्तक लिखी थी, यह 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा शिव कुमार मिश्र ने जो लिखी थी, यह 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और दोनों का नाम प्रगतिवाद ही था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 19 है, तृतीयमिदं व्याप्ति प्रियते शक्तिर्व्युत्पत्तिर्भ्यासः, यह कथन किस आचार्य का है? भामा का, रुद्रट का, मम्मट का या जयदेव का? और इसका सही उत्तर है रुद्रट। यह रुद्रट का कथन है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता या प्रकरण वक्रता। इसमें से कौन वक्रोक्ति का भेद नहीं है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा उक्ति विन्यास वक्रता। यह वक्रोक्ति का भेद नहीं हुए। वक्रोक्ति के 6 भेद होते हैं, जिनमें वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता और पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता, ये 6 भेद होते हैं। ठीक है, और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यह सीधा सा प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कुंतक। यहाँ पर मात्रा रहेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? और कवि हैं नानक, कबीर, सुंदरदास और दादू दयाल। सबको अलग अलग देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे। बात करें कबीर की, तो इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी माना जाता है। और गुरु नानक का जन्म कब है? 1469 ईस्वी। इसके अलावा दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में हुआ था। और सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में। तो इस प्रकार सबसे पहले कबीर, फिर गुरु नानक, दादू और सुंदरदास, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। क्रम से लगाने वाले प्रश्न बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि जब इसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी और परीक्षाओं में प्रश्न आता है तो गलत ही हो जाता है। यहाँ पर रचनाएं हैं शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्मा भरण और नव रस तरंग। इनके समय को हम अलग अलग सबसे पहले देखेंगे। ललित ललाम जो है मतिराम की रचना है, और यह 1664 ईस्वी इसका समय माना जाता है। वहीं शिवराज भूषण की बात करें तो भूषण की रचना है, और इसका समय है 1673 ईस्वी। ठीक है, और पद्माभरण की बात करें, जो कि पद्माकर की रचना है, उसका समय नहीं मिलता है। नवरस तरंग को देख लेते हैं, इसका समय है 1817 ईस्वी में, और यह बेनी प्रवीण की रचना है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण और नवरस तरंग, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले ललित ललाम जो कि है 1800। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? जब हम रचना काल वाले प्रश्नों को देखते हैं परीक्षाओं में तो यह अधिकतर गलत होते हैं, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके सही किया जा सकता है। इसमें रचनाएं हैं और हमें इन्हें क्रम से लगाना है इनके समय के अनुसार। बात करें शिवराज भूषण की, तो यह जो है 1673 इसका समय माना जाता है। और ललित ललाम की बात करें तो इसका समय 1664 माना जाता है। और पद्माभरण का समय मुझे नहीं प्राप्त हुआ। नौरस तरंग की बात करें तो यह 1817 ईस्वी माना जाता है इसका समय, जो कि बेनी प्रवीण की रचना है। इस प्रकार सबसे पहले आएगी ललित ललाम, उसके बाद शिवराज भूषण, पद्माभरण और उसके बाद सबसे अंत में नौरस तरंग, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? और कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए आसान होना चाहिए क्योंकि इसमें सभी बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कवियों के जन्म वर्ष को लगाना है। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त की, तो इनका जन्म वर्ष है 1886 ईस्वी। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था 1889 में। वहीं श्रीधर पाठक की बात करें तो यह इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में 59। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था 1896 में। निराला के जन्म वर्ष में बहुत ही भ्रांतियां प्राप्त होती हैं, यहाँ पर हम 1896 मानकर चलेंगे। ज्यादा 1896 ज्यादातर मान्य है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे श्रीधर पाठक, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और उसके बाद आएंगे निराला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? और कवि हैं बच्चन, अज्ञेय, रघुवीर सहाय और मुक्ति बोध। क्रम से लगाने वाले प्रश्न 2-4 और हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी हैं, तो क्लास को पूरा देखिए। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिएगा। बच्चन हरिवंश राय बच्चन का जन्म अगर हम बात करें तो 1907 ईस्वी में हुआ था। और अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। रघुवीर सहाय की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में। और मुक्ति बोध की जन्म की बात करें तो यह 1917 ईस्वी में है। इस तरह से सबसे पहले बच्चन आएंगे, फिर अज्ञेय, उसके बाद मुक्ति बोध और रघुवीर सहाय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए। हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन आत्मकथाओं, आत्मकक्षाओं नहीं, आत्मकथाओं का सही अनुक्रम लगाना है। आत्मकथाएं हैं नीर का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द और अपनी खबर। सबके समय को देख लेते हैं। अगर बात करें नीर का निर्माण, फिर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग है यह एक। उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी और यह 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जूठन जो है 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई आत्मकथा है। और शिकंजे का दर्द जो है यह 2011 में सुशीला टाक बहरे की आत्मकथा है। और अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा उग्र की रचना है, जो कि 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का अनुक्रम सही लगाना है। कहानी संग्रह है शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। सबकी कहानियों को देख लेते हैं। शरणार्थी अज्ञेय की कहानी है, जो कि 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। परिंदे कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, जो कि निर्मल वर्मा की कहानी है और 1960 ईस्वी में यह प्रकाशित हुई थी। कामरेड का कोट भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसकी कहानी है, तो यह सृंजे की कहानी है, 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा डायन यह जो कहानी है यह 1998 ईस्वी में प्रकाशित भीष्म साहनी की कहानी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। प्रश्न संख्या 27 को देखिए। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? कामधेनु, मराल, आगम की नाव और गंधमादन ये निबंध संग्रह दिए गए हैं। सबके समय को देखेंगे हम। गंधमादन जो है यह 1972 में प्रकाशित हुआ था और यह ज्यादातर पूछा जाता है।
और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कामधेनु की बात करें तो यह 1972 में यह भी है। और मराल की बात करें तो यह 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आगम की नाव सन 2002 में है। तो जहां पर आगम की नाव सबसे अंत में है उसे हम सही उत्तर मानेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? और नाटक दिए गए हैं सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ और ध्रुव स्वामिनी। ये प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के सज्जन 1910 और विशाख 1927, जन्मेजय का नाग यज्ञ 26 और ध्रुव स्वामिनी 33। ठीक है, इस तरह से अगर राइट आंसर की बात करें यह 21 है, विशाख जो है यह है 1921 और इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 है, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या 4 व्यक्तियों ने, 4 आचार्यों ने की थी, जिनमें भट्ट नायक, भट्ट लोलक, शंकुक और अभिनव गुप्त थे। आपको इन्हें क्रम से लगाना है कि इनका सही अनुक्रम क्या होगा इनके समय के अनुसार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले भट्ट लोलट आएंगे, उसके बाद शंकुक, उसके बाद भट्ट नायक और उसके बाद अभिनव गुप्त। और यह आपको निशा अग्रवाल के काव्य शास्त्र की बुक में इसी क्रम में देखने को मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा? रचनाएं हैं आलोचना के मान, रस मीमांसा, नई कविता और अस्तित्ववाद। रस मीमांसा जो है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। वहीं अगर बात करें आलोचना के मान तो यह शिवदान सिंह चौहान की रचना है जो कि 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा नई कविता, यह जो ग्रंथ है यह नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखी गई है और 1983 ईस्वी में प्रकाशित है। और नई कविता और अस्तित्ववाद यह रामविलास शर्मा की रचना है जो कि 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा रस मीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। और यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मिला लेंगे, कूट का चयन बाद में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले विजय सेन सूरी की रचना इनमें से कौन सी होगी? यह होगी रेवंतगिरी रास। और नरपति नाहले की रचना हो जाएगी कौन सी? विशलदेव रासो। शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी हो जाएगी? भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसुग कवि की रचना हो जाएगी चंदन बाला रास। ये योगचर्या किसकी रचना है? यह है डोम्भिपा की रचना। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किसकी रचना है। यह डोम्भिपा की रचना है। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। इनको देख लेते हैं। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 में मिल जाएंगे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मध्वाचार्य, यानी कि यहाँ पर। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यह है विष्णु स्वामी। और सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? यह है निम्बार्काचार्य, यानी कि यहाँ पर यह सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको जो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वह वल्लभाचार्य भी देखने को मिलते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इनके जो दर्शन है वह पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें मध्वाचार्य की तो यह इनका दर्शन द्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और अगर बात करें विष्णु स्वामी की तो इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। और रामानुजाचार्य का जो दर्शन है उसे हम विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। और वल्लभाचार्य का दर्शन शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है। और निम्बार्काचार्य का दर्शन द्वैताद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं, निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है और फिर उसके बाद सही कूट का चयन करना है। आशा आपको दिखाई दे रहा होगा। रचनाएं हैं चंडी चरित्र, द्रोण पर्व जिसे संग्राम सार भी कहते हैं,
सुजान चरित और हिम्मत बहादुर बिरुदावली ये रचनाएं हैं। रचनाकार हैं कुलपति मिश्र, राम सिंह, गोविंद सिंह, सूदन और पद्माकर। इसको मिला लेते हैं। अगर हम बात करें चंडी चरित्र की तो यह गुरु गोविंद सिंह की रचना है। द्रोण पर्व जो है यह कुलपति मिश्र की रचना है। सुजान चरित्र जो है यह सूदन की रचना है और हिम्मत बहादुर बिरुदावली यह पद्माकर की रचना है। राम सिंह की पाहुड़ दोहा पढ़ने को मिलती है, यह जो बचे हैं राम सिंह। प्रश्न संख्या 34 को देखिए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाना है और रचनाएं हैं प्रेम वाटिका, कवित रत्नाकर, रस रतन और तिलक शतक। रचनाकार है रसखान, सेनापति, पोकर कवि, मुबारक और कादिर। इनको मिला लेते हैं। सबसे पहले प्रेम वाटिका जो कि रसखान की बहुत ही प्रसिद्ध रचना हुई थी। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। रस रतन किसकी रचना है? यह पोकर कवि की रचना है और तिलक शतक मुबारक की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ मिलाना है। रचनाएं हैं वनवेला, उत्तरा, परिक्रमा और चित्राधार। रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी, नराला, पंत, महादेव वर्मा और जयशंकर प्रसाद। मिला लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले वनवेला की बात करें तो यह निराला की रचना है। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। परिक्रमा महादेवी वर्मा की रचना है और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है और अगर छोटा करूंगी तो दिखाई नहीं देगा, 1 मिनट। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है और आपको मिलाना है पंक्तियों को उनके रचनाकारों से। नीचे रचनाकार दिए हुए हैं, अगर मैं छोटा करती तो आपको दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसे देखकर बताइए। रचनाएं हैं मतलब पंक्तियां हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। दूसरी पंक्ति है इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तीसरी पंक्ति है और कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। और चौथी पंक्ति है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। मिला लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ भारत में भरते तो यह निराला की पंक्ति है। और इस पार प्रिय मधु है तुम हो, यह हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति है मधुशाला से। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। और यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह महादेवी वर्मा की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए और पात्र हैं जयदेवपुरी, चंद्रमाधव, फूल बाबू और निर्गुनिया। उपन्यास हैं बलचनमा, झूठा सच, नाच्यो बहुत गोपाल, नदी के द्वीप और सूरज का 7वां घोड़ा। सबसे पहले मिला लेते हैं। अगर जयदेवपुरी की बात करें तो यह झूठा सच उपन्यास का पात्र है। चंद्रमाधव नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास इसका पात्र है। फूल बाबू की बात करें तो यह नागार्जुन के उपन्यास बलचनमा का पात्र है। और निर्गुनिया की बात करें तो यह अमृतलाल नागर के लिखे गए उपन्यास नाच्यो बहुत गोपाल की पात्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबद्ध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए और कहानियां हैं मंत्र, सवा सिर गेहूं, जुलूस, बड़े घर की बेटी और मूठ। और पात्र हैं आनंदी, दीनदयाल, डॉक्टर जयपाल और शंकर। सबसे पहले इन सबको को मिला लेते हैं। आनंदी की बात करें तो यह बड़े घर की बेटी कहानी की पात्र है। दीनदयाल प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए कहानी जुलूस का पात्र है। और डॉक्टर जयपाल की बात करें तो यह प्रेमचंद जी की कहानी मूठ का पात्र है। और शंकर जो है सवा सिर गेहूं का पात्र है। इस कहानी को तो आपने जरूर पढ़ा होगा, सवा सिर गेहूं को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 38 है। मैं फिर से मिलान करना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ मिलान करना है। रचनाएं हैं चंद्रावली, विशेष विस्मौ सुधम, एक घूंट और करुणालय। और रूप हैं इसके गीति नाट्य, एकांकी, भाण, नाटिका और प्रहसन। यह रूपकों के भेद होते हैं, उनमें से आपको मिलाना है। बात करें चंद्रावली की तो यह एक नाटिका है। विशेष विस्मौ सुधम यह एक भाण श्रेणी का नाटक कहा जाता है।
एक गुण की बात करें तो यह एक एकांकी है और करुणालय क्या है? यह एक गीति नाट्य है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 40 और यह इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। आचार्य हैं अभिनव गुप्त, राजशेखर, महिम भट्ट और भोजराज। रचनाएं हैं सरस्वती कंठाभरण, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा और व्यक्ति विवेक। मिला लेते हैं। अभिनव गुप्त की रचना है ध्वन्यालोक यानी कि ध्वन्यालोक लोचन। राजशेखर की रचना की बात करें तो यह हो जाएगी काव्य मीमांसा। महिम भट्ट की रचना की बात करें तो यह हो जाएगी व्यक्ति विवेक और भोजराज की रचना हो जाएगी सरस्वती कंठाभरण। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितने प्रश्न सही हुए 40 प्रश्नों में? ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनको करते समय हमें साथ में और भी प्रश्न देखने को मिले, यानी कि जैसे कि रचनाओं के समय देखने को मिले जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कौन किसकी रचना है यह भी हमें मिलान करने वाले प्रश्नों में देखने को मिला। तो इस क्लास से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कितने प्रश्न सही हुए यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों के जितने प्रश्न सही होते हैं यह जानकर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।